आज की साइंस क्लास में हम जानेंगे क्या है केमिकल रिएक्शंस, क्या है रासायनिक अभिक्रियाएं और क्या क्या होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज। तो बच्चों ये क्लास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहें और हमारी फिजिक्स की जो क्लासेस हो चुकी हैं उनको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर एक आई टैब आ रहा है, आप इसके थ्रू फिजिक्स की क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। और जो बच्चे पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, नई क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और हम चलते हैं अपनी लैब में। तो हम आगे अपने केमिस्ट्री की लैब में, और यहाँ देखिए यहाँ आपको एक सेटअप दिख रहा होगा इंस्ट्रूमेंट का। यहाँ पर को आपको दिख रहा है एक स्टैंड में हमने ये जो लगाया है ये एक मैग्नीशियम रिबन है और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बर्नर द्वारा इसे गर्म किया जा रहा है। अब बच्चों आपने यहाँ केवल ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर कुछ जो चेंजेस होने वाले हैं वो कौन से चेंजेस होने वाले हैं, वो क्या फिजिकल चेंजेस होंगे या फिर केमिकल चेंजेस। तो चलिए हम इस प्रैक्टिकल को और आगे को बढ़ाते हैं। देखिए ये अभी जो मैग्नीशियम रिबन है ये गर्म हो रही है इस बर्नर के कारण। अब हम यहाँ से इस बर्नर को हटा देते हैं और आप देखेंगे कि ये जो मैग्नीशियम रिबन है क्योंकि अब गर्म हो चुकी है बहुत, ये हवा में जलने लग जाती है कुछ इस प्रकार से। देखिए हमने इस बर्नर को यहाँ से हटाते हैं और इसकी जगह पर ले लेते हैं एक वॉच ग्लास। देखिए ये जलते हुए कुछ पाउडर जैसा नीचे गिरा, यहाँ आपने देखा होगा, अभी आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर कोई पाउडर जैसा आ गया। जब मैग्नीशियम रिबन जली उसके बाद यहाँ पर को एक पाउडर जैसा हमें मिल गया। तो बच्चों अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पर को कौन सा चेंज हुआ है, ये एक फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, ये केमिकल चेंज है। अब आपने कैसे ये पता लगाया कि ये केमिकल चेंज होगा। देखिए इसका सीधा सा आपने जो कंसेप्ट लगाया होगा वो ये है कि केमिकल चेंज में हमें नए सब्सटेंसेस मिलते हैं। देखिए ये एक नया सब्सटेंस मिल गया, हमें कुछ नए पदार्थ मिलते हैं और जो नया सब्सटेंस होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है इस पुराने वाले सब्सटेंस से अलग होती है। देखिए यहाँ पर जो पाउडर है ना, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इस जो मैग्नीशियम रिबन है इससे कुछ अलग है। तो एक तो आपने ऐसे पता लगाया कि ये एक केमिकल चेंज है, और दूसरा हम कह सकते हैं कि ये जो चेंज अभी हुआ है इसको अब हम रिवर्स नहीं कर सकते। हम इसे दोबारा से इस पाउडर से इस प्रकार का जो एक रिबन है वो हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा। इन सब कारणों के कारण आपने कहा कि यह है एक प्रकार का केमिकल चेंज। तो बच्चों ये तो आप पहले से जानते थे। अब बच्चों देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होती है। जब भी बच्चों केमिकल चेंजेस होते हैं वहां पर होती है एक रिएक्शन और उसे ही हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस तब होंगे जब वहां पर केमिकल चेंजेस होंगे, या हम कहें जहां पर भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वहां पर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में भी कोई ना कोई नया पदार्थ बनेगा, कोई ना कोई नया सब्सटेंस बनेगा और उसकी प्रॉपर्टी, उसके जो गुण होंगे वो जिससे वो बना है उससे कुछ अलग होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को हम कुछ इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ नए गुणों के साथ बनते हैं तथा इन्हें भौतिक विधियों द्वारा पुनः परिवर्तित नहीं किया जा सकता। देखिए जो केमिकल रिएक्शंस हैं इसमें न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी न्यू होती है। उनकी प्रॉपर्टी भी जो पहली वाले सब्सटेंस थे उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट होती है और हम ये जो नया हमें सब्सटेंस मिला इसको रिवर्स नहीं कर सकते। हम इस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा, हम किसी भी भौतिक विधि द्वारा इसे हम पुनः परिवर्तित नहीं कर सकते। तो पहली पहचान तो ये होगी बच्चों जहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब जब हम बात कर रहे हैं कि हमें एक नया सब्सटेंस मिला इस सब्सटेंस से, तो वास्तव में जो हम बात कर रहे हैं वो इसके एटम लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिना एटम को जाने हुए समझे हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ। तो बच्चों जब भी कोई केमिकल चेंज होता है वहां पर को जो एटम है वो रीअरेंज हो जाते हैं, वो हो जाते हैं रीअरेंज। तो हम कह सकते हैं किसी भी जो केमिकल रिएक्शन है उसमें एटम्स रीअरेंज्ड हो जाते हैं, पुनर्व्यवस्था होती है परमाणुओं की, परमाणु पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं। अभी कैसे होते हैं अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से रीअरेंज होते हैं एटम्स। और बच्चों जब भी एटम्स रीअरेंज होते हैं तो ये जो एटम होते हैं ये आपस में अगर दो या दो से अधिक एटम हैं तो वो आपस में कुछ बॉन्ड से जुड़े होंगे, उनके बीच में आबंध होगा। तो जब भी इन परमाणुओं को, इन एटम्स को रीअरेंज होना होगा तो उनके बीच का जो पुराना वाला बॉन्ड है, जो उनका ओल्ड बॉन्ड है, उसको ब्रेक होना होगा, उस पुराने आबंध को टूटना होगा और नया आबंध बनना होगा। तो तभी वहां पर को रासायनिक
अभिक्रिया होगी, या हम कहें रासायनिक चेंज, जो रासायनिक परिवर्तन है या केमिकल चेंज है, तभी होंगे जबकि जो पुराने बॉन्ड हैं, केमिकल बॉन्ड, वो ब्रेक हों और वहां पर कोई नए बॉन्ड बने और उन नए बॉन्ड से एक नया सब्सटेंस मिले। तो जो तीसरी पहचान हो सकती है रासायनिक अभिक्रिया के लिए, कह सकते हैं हम कि रासायनिक अभिक्रिया में आबंध टूटते हैं और नए आबंध बनते हैं। इन केमिकल रिएक्शन बॉन्ड्स ब्रेक्स एंड न्यू केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड। तो नए रासायनिक आबंध बनेंगे जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी। बच्चों ये तो कुछ डेफिनेशंस हो गए जिसके द्वारा आप ये समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब हम इस रासायनिक अभिक्रिया को थोड़ा डिटेल से समझते हैं, थोड़ी डिटेल स्टडी करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हैं क्या। देखिए बच्चों, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें चेंजेस होते हैं। जैसे कि अगर हम इस प्रैक्टिकल में देखें तो हम देख रहे हैं कि यहां पर मैग्नीशियम में चेंज हो रहा है, और मैग्नीशियम में चेंज कब हुआ? जब ये जला। और आपको एक बात और बताऊं मैं, जब भी आपसे कहा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस जल रहा है, तो इसका मतलब वो जल रहा होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा होगा। तो बच्चों हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन में जिन सब्सटेंसेस में चेंजेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट या फिर अभिकारक। तो इसका अर्थ हुआ कि जिन भी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होने वाला है वो कहलाते हैं अभिकारक, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के बाद जो केमिकल चेंजेस होंगे उसके बाद जो हमें सब्सटेंस मिलेगा वो कहलाता है प्रोडक्ट या फिर उत्पाद। तो यहां पर को उत्पाद हो गया, देखिए ये व्हाइट पाउडर, और जो रिएक्टेंट है वो है यहां पर को मैग्नीशियम रिबन, और ये मैग्नीशियम रिबन तब जली जब यहां थी ऑक्सीजन, क्योंकि हवा में हमने इसको जलाया था। तो हम कह सकते हैं यहां पर को जो हमारे रिएक्टेंट हैं वो हो गए मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन, और जो उत्पाद बना वो एक व्हाइट पाउडर है। बच्चों ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं इनको हम अलग अलग लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे आप रिएक्टेंट्स को, और जो राइट हैंड साइड होगी वहां पर को प्रोडक्ट को, और इनके बीच में हम लगाते हैं एक एरो का साइन, कुछ इस प्रकार से। तो जहां पर भी आप ऐसा देख रहे हैं वहां पर आप समझ जाइए कि वहां आपको दी गई है केमिकल रिएक्शन, और उस केमिकल रिएक्शन में इन रिएक्टेंट से एक नया प्रोडक्ट बन रहा होगा, और उस प्रोडक्ट की जो विशेषता होगी वो ये होगी कि उसके जो प्रॉपर्टीज होंगे, उसके जो गुण होंगे वो इन रिएक्टेंट से अलग होंगे। तो उत्पाद एक या एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। जो प्रोडक्ट हैं वो ऐसा नहीं कि एक ही बनेगा, वो एक या एक से अधिक भी हो सकता है। अब देखिए यहां पर को अगर हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिख दें तो वो कैसे लिखेंगे? देखिए हम इस अभिक्रिया को, जो यहां पर को रासायनिक जो एक केमिकल रिएक्शन यहां पर को हुई थी, इस में हमने जो देखा उसको अगर हम ऐसे उतारें तो वो कैसे लिखेंगे? हम देखिए, हम लिखेंगे कि हमारे पास था मैग्नीशियम, और हवा में हमने कहा कि बिना ऑक्सीजन के तो जलना पॉसिबल नहीं है, तो प्लस हम लिख देंगे ऑक्सीजन। ये दोनों हो गए बच्चों यहां पर को रिएक्टेंट्स। और इसके बाद हमें मिला एक पाउडर, इन दोनों के मिलने से बना है। ये जो व्हाइट पाउडर है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से बना, और ये पाउडर कहलाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जैसा कि हमने पहली वाली डेफिनेशन में देखा था अभी अभी कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं और उनके गुण भी नए होते हैं। देखिए एक नया सब्सटेंस बन गया और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों से ही अलग है, और अब हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा। तो पहले डेफिनेशन तो हमारी क्लियर हो गई। फिर हमने जाना था कि इसमें जो एटम्स हैं वो रीअरेंज होते हैं। जो सेकंड डेफिनेशन आपने नोट की होगी उसमें आपने ये देखा था। अब देखिए उसके लिए हमें ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको चेंज करना होगा केमिकल इक्वेशन में। अब क्या डिफरेंस है दोनों में? रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए एक बड़ा ही मान्यूट सा डिफरेंस है। केमिकल जो रिएक्शंस हैं उसमें तो आप इनको जो लिखते हैं इस प्रकार से लिख देते हैं, इनको आप सिंबल्स में नहीं उतारते, इनको आप वर्ड्स में लिख रहे हैं। इसको कहते हैं हम शब्द समीकरण। ये कहलाती है एक वर्ड रिएक्शन है। लेकिन अब आपको इस वर्ड रिएक्शन को चेंज करना है केमिकल इक्वेशन में। तो केमिकल इक्वेशन में जब भी आप किसी भी रिएक्शन को लिखते हैं उसमें आपको लिखने के लिए जो यहां पर आपको दिए होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उनको इनके सिंबल्स के रूप में लिखना होता है। तो हम चलिए चेंज करके देख लेते हैं इसको। एक केमिकल इक्वेशन में, एक रासायनिक समीकरण में इसको बदलते हैं। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है बच्चों Mg, ऑक्सीजन का O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। अब देखिए हम बात कर रहे हैं एटम्स की। तो ये देखिए केमिकल जो रिएक्शन दिखाई गई है इसमें आपको दिख रहा है कि मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन के यहां पर 2 एटम है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम का भी एक एटम है और ऑक्सीजन का भी एक एटम है।
तो देखिए हमने जो सेकंड डेफिनेशन पढ़ी थी वहां ये जाना था जब भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें एटम्स रीअरेंज्ड हो जाते हैं। देखिए यहां देखिए आप, जब प्रोडक्ट बना तो यहां पर कोई जो ऑक्सीजन का एक एटम था वो मैग्नीशियम के साथ मिल गया और वो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रीअरेंज हो गया, ये पुनर्व्यवस्थापित कर दिया गया है। यहां देखिए बच्चों, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप में कि कोई भी एटम दूसरे में बदलता नहीं है। देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन में नहीं बदला है और ना ही ऑक्सीजन मैग्नीशियम में बदला है, बल्कि यहां पर को रीअरेंज्ड हुए हैं। ये दोनों एटम्स जो थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के, ये रीअरेंज्ड हो गए और ऑक्सीजन से एक एटम निकल गया, वो जुड़ गया मैग्नीशियम के साथ। तो ये हो गई हमारी दूसरी डेफिनेशन जो हमने भी जानी थी। और थर्ड में हमने पढ़ा था कि इनके बीच में एक बॉन्ड होता है। देखिए बॉन्ड के बारे में तो हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप समझ लीजिए, ये देखिए मैग्नीशियम का एक एटम और ये ऑक्सीजन के दो एटम्स, इनके बीच में बॉन्ड होता है। अब इस बॉन्ड का डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए अभी कि ये इस प्रकार से आबंधित होते हैं, आपस में बंधे हुए होते हैं। और जब ये प्रोडक्ट बना तो देखिए कैसे ये रीअरेंज हो गया, ये हो गया कुछ इस प्रकार से, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल गया। तो ये हो गई हमारी तीनों की तीनों डेफिनेशन। अब बच्चों, ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन हमें मिल गई, इस केमिकल इक्वेशन को और मीनिंगफुल बनाने के लिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को और अधिक सूचना युक्त बनाने के लिए, हम इस केमिकल इक्वेशन में ये जो हमारे रिएक्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट हैं, इनकी फिजिकल स्टेट भी नोट करते हैं। फिजिकल स्टेट का मतलब भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था वो हो सकती है लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में, या फिर सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था में, या फिर गैस फॉर्म में। तो अब यहां देखिए मैग्नीशियम, अब इस इक्वेशन को थोड़ा और हम मीनिंगफुल बना लेते हैं। तो मैग्नीशियम होता है बच्चों, ये देखिए आपको कैसा दिख रहा है यहां पर को, सॉलिड फॉर्म में है। तो हम एक ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में लिख देते हैं एस फॉर सॉलिड। फिर ऑक्सीजन आप जानते हैं किस फिजिकल स्टेट में रहती है, बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, वो रहती है गैस में। तो हम एक स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे गैस, जी फॉर गैस। इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बना, ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर, ये एक सॉलिड फॉर्म में ही है, तो हम इसे लिख देंगे एस फॉर सॉलिड। तो ये कहलाता है बच्चों किसी भी केमिकल इक्वेशन को फिजिकल स्टेट में लिखना, किसी भी रासायनिक समीकरण की भौतिक अवस्था लिखना। तो भौतिक अवस्था लिखने के लिए आप उस अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं, अभिकारक और उत्पाद, उनकी भौतिक अवस्थाएं कुछ इस प्रकार से नोट कर लेते हैं। अब बच्चों, जब आप समझ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो केमिकल इक्वेशन आपको दिख रही है, ये अभी सही नहीं है। इसमें एक चेंज और होने वाला है, और वो चेंज है यहां पर कोई 2 आ जाने वाला है और यहां पर को भी एक 2 आने वाला है, जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है। अब ये 2 क्या है, इसके बारे में हम आने वाली क्लासेस में जानेंगे कि ये 2 हमने यहां पर को क्यों लिखा है। लेकिन आज के लिए आप ये समझिए कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। तो बच्चों, यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। अब हम ये जानते हैं कि जब केमिकल रिएक्शंस होंगी, क्या उनकी कोई ऐसी पहचान भी हो सकती है कि हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें कि यहां पर को केमिकल चेंजेस हुए हैं या फिर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि वो कौन कौन से गुण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया यहां पर को हुई है। चलिए इसको समझने के लिए एक प्रैक्टिकल और करते हैं। तो बच्चों देखिए, मान लीजिए एक कंटेनर में हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स रखे हैं और हम इन्हें देख पा रहे हैं। अब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनको हम पहले नोट कर लेते हैं कि किस स्टेट में होंगे। देखिए हाइड्रोजन की फिजिकल स्टेट है अभी गैस, तो हमने स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया जी। फिर इसके बाद इसके साथ हमने रखा है जो इस कंटेनर में, उसे रखा है हमने ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन O2, और इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो भी है अभी गैस। बच्चों, आप जानते हैं कि जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है तो क्या बनता है? कुछ बच्चे समझ पा रहे हैं कि ये बनने वाला है वाटर, और वाटर का जो फॉर्मूला है वो होता है H2O। तो ये वाटर बन गया बच्चों। क्या ये वाटर की जो फिजिकल स्टेट है वो भी गैस स्टेट में ही है या फिर कुछ और आपको दिख रही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये है लिक्विड फॉर्म में। तो ये जो इसकी फिजिकल स्टेट है वो है लिक्विड। तो बच्चों देखिए, इस केमिकल रिएक्शन में हम कैसे कहेंगे कि यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? पहला पॉइंट तो यही है, हम इसलिए कह पा रहे हैं कि यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है क्योंकि देखिए यहां पर को जो ये रिएक्टेंट हैं, इनसे जो प्रोडक्ट बना है, ये जो अभिकारक हैं, इनसे जो उत्पाद बना है, इसके गुण इन अभिकारकों के गुण से बिल्कुल ही अलग हैं। वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसलिए हम कहेंगे कि यहां पर को
हुई है एक केमिकल रिएक्शन, और इस केमिकल रिएक्शन में आप ये देख रहे हैं कि गैस फॉर्म में जो रिएक्टेंट थे उनसे हमें लिक्विड फॉर्म में एक प्रोडक्ट मिला। तो हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें भौतिक अवस्था में परिवर्तन होना उसका एक गुण है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो उसमें अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि यहां आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थी गैस फॉर्म में, ये बन गए लिक्विड में H2O। तो ये एक पहचान हो गई। अब देखिए यहां पर भी ये जो रिएक्शन आपको दिखाई गई है ये अभी थोड़ी गलत है, इसमें भी हमें लगाना होगा 2, और मैंने जैसा कि आपको बताया इसके बारे में तो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए आप ये समझिए कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, वहां पर को चेंज इन स्टेट, जो भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। क्या ऐसी ही कुछ और भी पहचान हो सकती है? तो चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम लेते हैं एक सेकेंड प्रैक्टिकल को। तो देखिए हमारे पास है बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है ये है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम। ये देखिए इसका नाम कई बार कॉमन नेम पूछ लिया जाता है आपसे कि CaO का कॉमन नेम क्या है, तो वह है क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना, जिसको आप बाजार से खरीद के लाते हैं चूना व्हाइट वॉश करने के लिए जो लेके आते हैं आप, वो है ये CaO। और क्विक लाइम की जो फिजिकल स्टेट है वो लिखी है S फॉर सॉलिड। ये देखिए आपको पाउडर फॉर्म में दिखता है, चूना आपने देखा है, तो वो है सॉलिड स्टेट में। अब बच्चों हम इस जो यहां पर हमने लिया है क्विक लाइम CaO, इसका टेम्परेचर ले लेते हैं। देखिए इसका टेम्परेचर इस थर्मामीटर से लेते हैं हम, और आप देखिए नोटिस करिए यहां देखिए कितना ज्यादा टेम्परेचर, ये क्या लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ये जो टेम्परेचर है बच्चों, ये भी नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर लगभग 28 डिग्री का एक नॉर्मल टेम्परेचर है। अब बच्चों हम इस क्विक लाइम में मिला लेते हैं वाटर को। तो देखिए हमने वाटर यहां से इसमें मिलाना शुरू करा है, और अब आप नोटिस करिए इसके टेम्परेचर में देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये देखिए, और टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहां आके रुक गया है। ये रुका है लगभग देखिए 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर आके रुक गया। तो बच्चों यहां देखिए हम कह सकते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में एक चेंज जो हमें क्लियर कट दिख रहा है वो ये है कि यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखिए टेम्परेचर बढ़ गया ना, हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया सॉलिड फॉर्म में और वाटर लिया लिक्विड फॉर्म में, तब हमारे पास एक रिएक्शन हुई, और उस रिएक्शन के बाद यहां पर कुछ टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये हो गई बच्चों एक सेकेंड प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी है चेंज इन टेम्परेचर, जैसे कि अभी हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी चेंज इन स्टेट। तो ये एक दूसरा गुण हो गया तापमान में परिवर्तन। और जब ये तापमान में परिवर्तन हुआ, इसके बाद देखिए रिएक्शन को थोड़ा हम आगे भी पढ़ लेते हैं। ये बना कुछ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। लाइम इसका जो कॉमन नेम है वह स्लैग लाइम या फिर बुझा हुआ चूना। बच्चों ये जो रिएक्शंस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रिएक्शंस आप लोग अभी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। जब अपने नेक्स्ट टॉपिक्स लेंगे तो ये सारी के सारे रिएक्शंस वहां पर को आपके एग्जांपल्स बनने वाले हैं, तो इसलिए सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनको आप एक बार पढ़ लीजिए तो आपके कई सारे क्वेश्चंस में ये रिएक्शंस को आप दे सकते हैं एज ए आंसर। इसके बाद जानते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। तो बच्चों हम इस थर्ड प्रॉपर्टी को जानने के लिए एक नया प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इसमें हमने देखिए इस टेस्ट ट्यूब में, इन दोनों टेस्ट ट्यूब में लिया है जो भी ब्लू कलर का आपको दिख रहा है कॉपर सल्फेट, और यहां पर कॉपर सल्फेट के पीछे आपको दिख रहा है देखिए AQ का मीनिंग है बच्चों एक्वस। ये एक ऐसी भौतिक अवस्था है, ये एक ऐसी फिजिकल स्टेट है जब हमने सोल्यूशन बनाया होता है, और ये सोल्यूशन बना है किसमें? वाटर में। जब हमने जलीय सोल्यूशन बनाया होता है, जब हमने जलीय विलयन बनाया होता है, तो हम लिखते हैं AQ। तो जब भी आप किसी भी केमिकल के पीछे से ऐसा देखें उसमें लिखा हो AQ, इसका मीनिंग है कि ये एक्वस सोल्यूशन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये AQ क्यों लिखा है। देखिए अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने एक्वस सोल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट का, और इसमें से जो हमारी सेकंड वाली एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने ली है एक आयरन नेल, एक लोहे की कील। तो आप जानते हैं लोहे का जो संकेत है, जो सिंबल है आयरन का, वो होता है Fe, और Fe के पीछे मैंने लिखा है देखिए S फॉर सॉलिड, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है। अब देखिए जब हमने लोहे की कील को उसमें डाल दिया तो कुछ टाइम बाद जो आयरन नेल है उसका कलर भी चेंज हो गया, और जो सोल्यूशन है इसका कलर भी आप देखें चेंज हो चुका है। तो बच्चों आप इससे क्या बता पा रहे हैं? क्या कोई थर्ड प्रॉपर्टी आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं कि एक तीसरी प्रॉपर्टी जो आप देख पा रहे हैं वो ये है
कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें रंग में परिवर्तन होना भी एक कैरेक्टर है। देखिए यहां पर कुछ चेंज इन कलर में चेंज होना भी एक प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन की। ऐसा बच्चों सभी में ऐसा नहीं है कि सभी में कलर चेंज होगा, लेकिन अगर कलर चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। तो बच्चों यहां देखिए अब हुआ क्या होगा इन दोनों सॉल्यूशंस में आखिर में ऐसा क्या हुआ। देखिए पहले का जो कलर है वो तो जो पहले वाली टेस्ट ट्यूब है इसका कलर तो अभी भी ब्लू है, लेकिन जो सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब है इसमें जो कलर है वो हो गया लाइट ग्रीन, और जो आयरन नेल है उसका कलर हो चुका है लगभग रेडिश हो गई है वो। तो बच्चों यहां पर को अब क्योंकि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है तो उसमें एक प्रोडक्ट भी बना होगा, उसमें एक या एक से अधिक प्रोडक्ट बने होंगे। तो चलिए इसको भी थोड़ा हम आगे को समझते हैं। देखिए यहां पर को जो कॉपर सल्फेट और जब आयरन, देखिए ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, इसमें हमने आयरन की नेल ली हुई थी। ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहां बन जाता है आयरन सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, और ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है ये इस आयरन सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन के कारण ही आपको दिख रहा है यहां पर। और इसके साथ साथ जो आपको इस नेल के ऊपर ये जो कलर दिख रहा है ये कलर है कॉपर के कारण, और कॉपर इसमें है सॉलिड फॉर्म में। इस रिएक्शन का यूज आप ये दिखाने के लिए भी कर सकते हैं भी केमिकल जो रिएक्शन होती है उसमें कलर में चेंज होता है, तो वहां पर को अगर आपको एग्जांपल देना है तो इस रिएक्शन का एग्जांपल दे सकते हैं। और ये रिएक्शन अभी आपके बहुत सारे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व आउट करने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक्स में आप लोग जानेंगे कि कहां-कहां ये रिएक्शंस हमारे काम आने वाली हैं। तो बच्चों ये आप समझ गए एक थर्ड प्रॉपर्टी किसी भी केमिकल रिएक्शन की। चलिए एक और प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, उसके लिए हम एक और प्रैक्टिकल कर लेते हैं। देखिए यहां पर एक टेस्ट ट्यूब में आपको एक व्हाइट कलर का सोल्यूशन दिख रहा होगा। ये जो लिया है हमने, ये लिया है बेरियम क्लोराइड, और इसके पीछे भी हमने AQ लिखा है। अब आप समझ रहे होंगे AQ का मतलब क्या है, एक्वस। इसका मतलब हुआ कि हमने क्या लिया है यहाँ पे कोई जलीय विलयन, हमने लिया है एक वाटर सोल्यूशन लिया है, हमने पानी के साथ एक सोल्यूशन बनाया है बेरियम क्लोराइड का। और बच्चों हम इस बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन में एक टेस्ट ट्यूब से ले रहे हैं हम सोडियम सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन डाल रहे हैं। देखिए और आप यहां नोटिस करिए, देखिए नीचे टेस्ट ट्यूब के नीचे भी नोटिस करिए, ये देखिए यहां पर को देखिए आपको व्हाइट कलर का कुछ इकट्ठा हो गया। देखिए नीचे टेस्ट ट्यूब में ये कहलाता है बच्चों प्रेसिपिटेट, अवक्षेप। कब बना ये अवक्षेप, जब मिले बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन को हमने मिलाया तो हमें एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया। तो ये है बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी, यह है चौथा गुण रासायनिक अभिक्रिया का। जब रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो उनमें से कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी भी होंगी जिनमें अवक्षेप का निर्माण हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा इसको हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा, हम फिर से इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के सोल्यूशन में फिर से हम किसी भी भौतिक विधि द्वारा इसे प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखिए यहां पर को अगर केमिकल रिएक्शन हुई है तो हम थोड़ा सा आगे को और जान लेते हैं कि इसमें हुआ क्या है आखिर में। देखिए यहां पर को बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन के मिलने के कारण यहां बन जाता है बेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में। ये देखिए जो बच्चों ये दिख रहा है ना आपको यहां नीचे, ये जो हमारा प्रेसिपिटेट है यह है बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट, और यहां पर को सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, और यहां बन जाता है एक सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन। देखिए फिर से यहां पर 2 आ गया। इस 2 के बारे में तो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तो इस रिएक्शन को आप केवल ऐसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके 2 के बारे में तो बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि ये 2 हमें परेशान बार बार क्यों कर रहा है। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपके बड़े क्वेश्चंस में भी कई बार पूछी जाती है। जब अपनी नेक्स्ट क्लास लेंगे तो वहां आप समझेंगे कि ये रिएक्शन कहां पे आपके काम आती है। अभी के लिए आप ये समझिए कि जो केमिकल रिएक्शन है उसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि उसमें अवक्षेप का निर्माण हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो जब आप कहें कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का कोई एग्जांपल, तो वहां पर को आप इस रिएक्शन का एक एग्जांपल दे सकते हैं। चलिए इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसके लिए हमने एक कोनिकल फ्लास्क में ये जो आपको दिख रहा है यहां पर को हमने लिया है जिंक, जो कि सॉलिड फॉर्म में, इसकी भौतिक अवस्था है ठोस, और इस जिंक में हम लोग एक टेस्ट ट्यूब से डाल रहे हैं देखिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन। ये देखिए एक्वस सोल्यूशन को हमने डाला। अब आप देखिए यहां पर क्या होता है, ये देखिए यहां पर आपको बुलबुले उठते हुए दिख रहे होंगे। यहां पर ये एक गैस निकल रही है बच्चों, ये बुलबुले जो उठ रहे हैं ये गैस के कारण उठ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जब होती हैं
तो उनमें गैस भी निकल सकती है, उसमें गैस का निकास होता है। हम कह सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उसमें गैस निकलती है। देखिए यहां गैस निकलती हुई आपको दिख रही होगी। तो जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलते हैं बच्चों, तो ये जो रिएक्शन है ये कुछ इस प्रकार की बन जाती है। जिंक बन जाता है सल्फेट, जिंक का सल्फेट, और ये निकल जाती है गैस, हाइड्रोजन गैस। अब फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो रिएक्शन है इसकी डिटेल स्टडी तो हम बाद में करेंगे कि ये कैसे जिंक सल्फेट बना और ये कौन सी रिएक्शन है, इसके बारे में हम आने वाले दिनों में फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए आपको ये समझना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि गैस निकास, आपको गैस अगर रिलीज होनी है किसी रिएक्शन से, तो उसके लिए कोई एग्जांपल दीजिए, तो वो आप वहां पर ये एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में आपने जो जो पढ़ा हम एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। देखिए हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ गुण होते हैं। देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें अवस्था में परिवर्तन होता है, कुछ ऐसी हो सकती हैं जिसमें अवक्षेप बने, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ ऐसी हो सकती हैं जिनमें से गैस निकले, कुछ ऐसी हो सकती हैं जिनमें उनके कलर में चेंज हो जाए, कुछ ऐसी हो सकते हैं जिनमें टेम्परेचर में चेंज हो जाए। एक तो ये बात जानी हमने, और दूसरी बात ये जानी हमने कि इन जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनकी अगर हम फिजिकल स्टेट भी लिख दें तो उससे हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल बन जाती है। और वो फिजिकल स्टेट्स कुछ इस प्रकार की हमने जानी। एस फॉर सॉलिड, ठोस अवस्था के लिए, एल फॉर लिक्विड, द्रव अवस्था के लिए, जी फॉर गैस, गैसीय अवस्था के लिए, और एक्यू एक्वस, जलीय अवस्था के लिए, जलीय विलयन के लिए। तो बच्चों ये सब कुछ आज हमने जाना, और इसके साथ साथ हमने जितनी भी आज रिएक्शंस देखी हैं उन सब की डिटेल स्टडी हम अपने आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ कि आज आपने क्या क्या सीखा। तो बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके लिए, डज नॉट हैपन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान ऐसा नहीं होता है। देखिए आपके पास चार ऑप्शंस हैं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड, आबंध का टूटना और नए आबंध का बनना, क्या ऐसा नहीं होता है? दूसरा ऑप्शन है आपके लिए, न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ, देखिए नए गुण वाले नए पदार्थ का बनना। और तीसरा है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, परमाणु की पुनर्व्यवस्था। और जो लास्ट ऑप्शन है आपके लिए वो है एटम्स ऑफ वन एलिमेंट्स चेंज इनटू अनदर एलिमेंट्स, एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदल जाते हैं। तो बच्चों कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? यहां से बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं। इसमें से जो फोर्थ वाला है वो इसके लिए हो जाने वाला है सही, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो फोर्थ वाला है कि एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। और बाकी ये जो देख रहे हैं आप, ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस नए पदार्थ बनते हैं, रीअरेंजमेंट परमाणु की पुनर्व्यवस्था भी होती है। तो ये सब बातें तो सही हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये वाला आंसर सही हो जाने वाला है, क्योंकि ये जो बात कही गई है ऐसा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में नहीं होता। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ये कह रहा है क्विकलाइम जो बिना बुझा हुआ चूना है और जल के बीच एक आपने रिएक्शन देखी थी, क्विकलाइम CaO और वाटर के बीच में एक रिएक्शन देखी थी आपने, तो वो कह रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि उसके लिए क्या ऑप्शन यहां से सही होगा। इवैल्यूएशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये कह रहा है गैस का निकलना, हाइड्रोजन गैस का निकलना, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन होना, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, जो आपको मिक्सचर बना है उसके टेम्परेचर में बदलाव होना, तापमान में परिवर्तन होना, फॉर्मेशन ऑफ स्लैक लाइम प्रेसिपिटेट, बुझे हुए चूने का अवक्षेप प्राप्त होना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आपने देखी थी एक रिएक्शन जिसमें आपने देखा था क्विकलाइम CaO और किसके बीच में, H2O के बीच में, तो बना था वहां पर को CaOH होल ट्वाइस। ये आपने एक रिएक्शन देखी थी। इस रिएक्शन में आपने देखा था कि जो मिक्सचर हमें मिला था उसका टेम्परेचर, उसका तापमान बढ़ गया था। तो इसके लिए सही आंसर हो जाने वाला है थर्ड वाला, ये वाला, तापमान में परिवर्तन हो गया वहां पर को। तो थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये कह रहा है कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच की जो रिएक्शन है उसे आप कैसे पहचानेंगे, उसकी क्या पहचान है इनमें से। इवैल्यूएशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, गैस का निकलना, हाइड्रोजन गैस का निकलना, चेंज इन कलर, कलर में परिवर्तन होना, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, तापमान में बदलाव होना, या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्लैक लाइम, बुझे हुए चूने का अवक्षेप बनना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर 1, इवैल्यूएशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखिए यहां पर कोई हाइड्रोजन गैस नहीं लिखा है, तो यहां पर भी हाइड्रोजन गैस होगा। हाइड्रोजन गैस का निकास, यहां पर को निकल जाती है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये भी आपने देखा था अभी। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए,
An example of chemical reaction characterized by the formation of precipitate is, ये कह रहा है अवक्षेप निर्माण होने वाली अभिक्रिया का एक उदाहरण है। देखिए कौन सी एक रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट बनेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। वो रिएक्शन आपने जो देखी थी आज वो है लास्ट वाली, बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, और जो बेरियम सल्फेट है ये बन जाता है एक प्रेसिपिटेट, ये बन जाता है एक प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को देखिए हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, नीचे को एरो बना सकते हैं प्रेसिपिटेट के लिए। तो बच्चों आज की क्लास के लिए यहीं तक। जिन बच्चों ने पहली बार हमारी क्लास अटेंड की है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और फिजिक्स की क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप हमारी सारी फिजिक्स की क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, आज की क्लास के लिए यहीं तक।